हिंदी गुरु चैनल देखने वाले मेरे सभी व्यूवर्स को योगी सुरेंद्र सिंह की तरफ से सत श्री अकाल एवं प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपनी कई वीडियोस में बताया है कि मैं आपके लिए सामान्य हिंदी, प्रतियोगी हिंदी लेकर आऊँगा और इस हिंदी में जो मैं आपको करवाऊँगा, एक भी आपका जो वर्ण है, एक भी आपका जो प्रश्न है, वो इस मेरे द्वारा करवाए गए, चाहे वो मास्टर कैडर हो, चाहे वो ईटीटी कैडर हो या लेक्चरर कैडर हो, हिंदी का एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा हिंदी व्याकरण का। और मास्टर में और ईटीटी में तो व्याकरण ही आती है, और लेक्चरर कैडर में जो भाषा है वो भी मैं आपको करवाऊंगा। तो मैं शुरू करता हूँ। आप इसको समझें, पढ़ें, पूरा सुने, कृपया पूरा सुने बगैर आप कोई निष्कर्ष ना निकालें। एक बार पूरा जरूर सुने, भले ही आगे की वीडियो आप ना देखें कोई, पर एक बार इसको जरूर सुने। जितना मैं 10 मिनट 15 मिनट में बोलता हूँ उसको जरूर सुने, आप समझें। और फिर यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करें, कमेंट करें। यदि कोई गलती हो तो गलती, इसमें मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कंटेंट्स की कोई गलती नहीं होगी। गलती यदि कुछ होगी तो टाइप की गलती यदि कोई हो तो आप मेरा ध्यान दिला दें। कंटेंट्स की गलती बिल्कुल नहीं होगी। ग्रामेटिकल बिल्कुल मानक एनसीईआरटी बेस्ड ये व्याकरण होगी, जो कि पूरी की पूरी मेरी मौलिक है और मैंने ही इसको लिखा है। तो किसी प्रकार के कंटेंट में और अन्य प्रकार की इसमें अशुद्धि नहीं होगी। तो हम शुरू करते हैं। वर्ण। वर्ण क्या होता है आप सबको पता है। वर्ण मतलब अल्फ़ाबेट। और किसी भी भाषा की, हमें अंग्रेजी से बड़ा जल्दी समझ में आता है, ABC। जब हम लिखते हैं तो ए वो सबसे छोटी ध्वनि है, बस उसमें, क्योंकि उसमें मिलाना कुछ नहीं, तो ए सबसे छोटी ध्वनि किसी भी भाषा की वर्ण कहलाती है। हर भाषा की अपनी होती है। हिंदी की ऐसे शुरू है, पंजाबी की आपको पता है, आपको मेरे से ज़्यादा आती है, और इंग्लिश की ए से। तो इसको पढ़ें हम, उससे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझें। वाक्य क्या होता है, भाषा की सार्थक इकाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में आता है। क्या कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य है, शब्द नहीं है। नोट कर लें इस बात को, क्योंकि कोई अर्थ जो है शब्द से पूरा नहीं होता, वाक्य से पूरा होता है। जब आप कोई वाक्य, पूरा वाक्य बोलेंगे तभी तो अर्थ समझ में आएगा। पानी बोल दिया मैंने एक शब्द, तो पानी से तो कुछ भी साफ नहीं हुआ। मेरे लिए पानी लाओ, तो वाक्य स्पष्ट हो गया, अर्थ स्पष्ट हो गया। तो दोस्तों, आपने याद रखना है, पेपर में आता है ये, भाषा की सार्थक इकाई क्या है। भाषा की सार्थक इकाई है वाक्य, और वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, और उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, और पदबंध से छोटी इकाई पद। अब हमारा काम यहां से शुरू होता है। पद से छोटी इकाई अक्षर है, और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि, वर्ण। जैसे मैंने एग्जाम्पल यहां देखिए, वर्ण या लेटर, तो ये दो चीज हैं, एक सिलेबल और एक लेटर। इंग्लिश के ABC लेटर हैं, उसी तरह हिंदी के ए आ कै ख लेटर हैं, वर्ण हैं। और यदि इनमें मात्रा जब लग जाती है तब ये सिलेबल बन जाते हैं। जैसे देखिए जैसे देखिए, एक शब्द मैंने लिया है लाला। लाला शब्द में दो अक्षर हैं, ला और ला, और ध्वनियाँ कितनी हैं, वर्ण कितने हैं, ले आ ले आ। तो ये था दोस्तों जो मैंने आपको बताना था। अब वर्ण की बात करते हैं। पेपर में आपको क्या आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? उत्तर आपका ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि, और इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। ये भी आपसे पेपर में पूछा जाता है। छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न हो सकें कहलाती है, क्या कहलाती है? वर्ण। दोनों एक ही बात है। और जब इन वर्णों को एक सीरीज में लगा दें, जैसे हिंदी में ए आ ई, और अंग्रेजी में ABCD, एक क्रम है, ए से जेड तक, ए से अह तक, और कै से है तक, एक सीरीज है। तो इनको जब इकट्ठा लगा दें, एक सीरीज में लिख दें, तो इस व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं।
ये आपको पता ही है, इसमें ज़्यादा। अब मानक हिंदी वर्णमाला के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों आप इसको पढ़ लें, मैं आपको इसमें से मोटी बात बता देता हूँ जो आपके एग्जाम में आने वाली है। यदि आपने बारीक नॉलेज चाहिए तो आप इसको पढ़ लें। हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण हैं वो दो प्रकार से गिने जाते हैं, एक उच्चारण के आधार पर, दूसरा लेखन के आधार पर। उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं, 10 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं, और लेखन के आधार पर 52 हैं। अब 45 कैसे और 52 कैसे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपका मास्टर कैडर वाले 45 को ध्यान रखें, ईटीटी वाले सिर्फ 52 को याद रखें, क्योंकि जो पेपर में पूछा जाता है आपको 13 स्वर, 35 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 52 क्यों, और ये जो स्वर हैं वो 10 उच्चारण के आधार पर 10 होते हैं और लेखन के आधार पर 13 होते हैं। ये देख लें, ए आ ई ऊ री ए, जिनको मैंने ब्रैकेट किया है, इनको उच्चारण के आधार पर नहीं गिना जाता, इनका प्रयोग केवल लेखन में किया जाता है, इसलिए 13 हैं। 10 जमा 3 तो मैंने नोट लगा दिया है। परीक्षा उपयोगी हिंदी भाषा में 52 वर्ण हैं, स्वर 11, उच्चारण के आधार पर 10 स्वर 11 हैं। दो जो ध्वनियां हैं अंग और ए, इनको ए योगवा कहते हैं। ए योगवाह, जो ए के योग से वहन की जाती हैं, यानी कि ए वहन करता, जिनको ए के योग से जो बोली जाती हैं, क्योंकि इन ध्वनियों को ए के बिना नहीं बोला जा सकता। ए इनके साथ लगा हुआ नहीं है, ध्वनियाँ तो खाली अनुस्वार और विसर्ग हैं। ए को हमने केवल मान लिया, सपोज दैट ए, इसको केवल आधार बनाने के लिए हमने इसको रख लिया है, तो ये स्वर नहीं है। लेकिन यदि परीक्षा में आपसे, ये मैं क्लियर कर देता हूँ, बिल्कुल आपने कन्फ्यूजन में नहीं आना है कि हिंदी भाषा में प्रश्न पूछे आपके वर्ण कितने हैं तो आप 52 उत्तर देंगे, स्वर पूछे 11 उत्तर देंगे। उच्चारण के आधार पर स्वर आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन 10 हैं, री नहीं होता। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ जो परीक्षा में कन्फ्यूजन पैदा करता है। परीक्षा में कई बार ऑप्शन 13 होता है, कई बार 11 होता है। दोस्तों यदि 13 ऑप्शन है तो आप 13 ही लिखेंगे, और यदि 11 और 13 दोनों हैं तो आप केवल 11 ही उत्तर लिखेंगे। आगे चलिए, अब हम व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन दोस्तों, कुल हमने ऊपर बात की कि 35 हैं। 35 व्यंजनों को किस क्रम में बांटा गया है, इनको जो उच्चारण है उसके अनुसार च, इनको 25 जो व्यंजन है 5 गुणा 5, कै च ट त प, इन वर्गों में बांटा गया है। कै वर्ग में 5 व्यंजन, कै ख ग घ ङ। च वर्ग में ये आप कर लेंगे, इसमें टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मुझे बताना परीक्षा उपयोगी वो ये है कि अड़े और ढे, ये जो दो ध्वनियाँ हैं, इनसे जो अलग हैं ये दोनों, इनको द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। पेपर में आपको ये आता है कि कौन सी ध्वनि द्विगुण है, कौन सा वर्ण द्विगुण है, आपने इसको याद रखना है, अड़े और ढे को। और पेपर में ये आता है अंतस्थ व्यंजन, य र ल व, य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन श श स है, ये ऊष्म व्यंजन है। इनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो समझाने की ज़रूरत नहीं, वो आपको आते ही होंगे। यदि फिर भी किसी को शंका है तो मुझे कमेंट में लिख सकता है, मैं इसको करवा दूंगा। संयुक्त व्यंजन, ये आपको एग्जाम में आता है दोस्तों, ये हर एग्जाम में आता है। क्षय किससे मिलकर बना है, क हलंत, मतलब क आधा श, त्र त आधा र, जय ग जय आधा य, श्रय स आधा र। तो इस प्रकार संयुक्त व्यंजन कितने हैं, कुल 4। एक बात और, यदि आपकी परीक्षा में ये अक्षय है या त्रय है, क और श दे रखा अक्षय, तो क और स सही है। क और
स दे रखा है तो कै और से सही है, लेकिन कई बार एग्जामिनर जो है कै से और ए दे देता है, कै आधा से आधा और ए आधा, तब कै आधा से आधा और ए वो भी सही है। तो दोनों ही ये सही हैं। आप परीक्षा में देख लें कि ए दे रखा है या शे दे रखा है। यदि ए भी दे रखा और से भी दोनों दे रखे हैं तब ए वाला आंसर सही होगा, से वाला आपने छोड़ देना है। मूल रूप से ये दोनों ही सही हैं। तो दोस्तों ये थे, हम बात कर रहे थे अभी इनकी। उसके बाद ये संयुक्त व्यंजन है, आप इनको अच्छे से कर लें, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। इनकी कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाती है, वर्तनी अलग ढंग से अलग अलग करके किस किस के संयुक्त से हैं बने हैं ये। अब आगे नुक्ता, ये ज़्यादा आपने बीएड वाले और लेक्चरर वर्ग के जो छात्र हैं वो इसको देख लें, ईटीटी में ये नहीं आता है। जिन वर्णों के नीचे, जिन जो अरबी और फारसी के हैं जिनके नीचे बिंदी डॉट सा लगा ना, इस डॉट को नुक्ता बोलते हैं। ये अरबी फारसी के शब्दों में लगता है। अंग्रेजी आ, ये अंग्रेजी की ध्वनि है। आगे वर्णों की गणना के आधार, वर्णों की जो गणना है दो प्रकार से की जाती है, उच्चारण और लेखन। तो लेकिन जो उच्चारण के आधार पर जो गणना है उसको सही माना जाता, उच्चारण के आधार पर, लेखन को सही नहीं माना जाता। लेकिन आपने 52 ही देना है, आपको कुछ इसमें पढ़ना है तो आप इसको पढ़ लें। कोई भी डाउट आपको लगता है तो आप इसको देख लें। और दो आगत व्यंजन, हिंदी में जो उर्दू के हैं केवल दो ही व्यंजन ध्वनियाँ ऐसी हैं जिनको मैंने शामिल कर लिया है, एक तो जय और एक फै, जिसके नीचे बिंदी लगी है, जय और फै। तो यदि आपके एग्जाम में आए कि आगत व्यंजन कौन से हैं तो आप बताएंगे जय और फै। और इनमें से कौन सा एकल व्यंजन नहीं है, अक्षय त्रय गै श्रय एकल नहीं है। इसका क्यों? क्योंकि ये किसी न किसी के योग से बने। एकल का मतलब अकेला। तो लेखन के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 55। लेकिन आपका उत्तर 52 ही रहेगा। यदि स्पेशल में स्पेसिफाइड करके लेखन के आधार पर पूछे फिर आप 55 बताएंगे, क्योंकि इसमें दो ध्वनियाँ जय और फै भी शामिल कर लिए गए हैं। ये मास्टर कैडर और लेक्चरर के लिए इम्पोर्टेंट है। अब मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, और ये 3 हैं, इनको मूल स्वर भी कहते हैं, ए ई उ। आपने याद रखना है, एग्जाम में आता है कि मूल स्वर कौन से हैं। पंजाबी में भी सेम यही आता है, मूल स्वर कौन से हैं, ए ई उ। 3 मूल स्वर हैं। दीर्घ स्वर, बाकी जो बच गए 3 मूल स्वर, एक री, 7 वो आपके दीर्घ स्वर हैं, जिनमें के उच्चारण में हर स्वर से दुगना समय अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है। प्लुत स्वर, दोस्तों हिंदी में कोई भी प्लुत स्वर नहीं है। केवल ओम के महत्व को देखते हुए, ओम के वैदिक महत्व को देखते हुए, ओम, ओ को 3 बार उच्चारित करके ओम को हमने वैदिक प्लुत स्वर मान लिया है। इसलिए यदि ओम आए, पूछे कैसा स्वर है, क्या यह स्वर है, तो हाँ ये स्वर है। अब जीभ के प्रयोग के आधार पर इनको केवल लेक्चरर कैडर के बच्चे ही देख लें। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्चात 3 होते हैं, क्योंकि हमारी जीभ ना 3 भागों में बटी है, एक तो आगे, एक बीच और एक पश्चात पीछे वाला। पश्चात पीछे वाला जो ई जिसमें मिली है, देखो ई और एजमा ई ए और एजमा ए आई, तो इसमें ई मिली है तो अग्र, अकेला ए मध्य, बाकी सारे पश्चात स्वर हैं। ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक तो ओठ गोल हो जाते हैं और एक गोल नहीं होते। जो गोल नहीं होते उनको अवर्तमुखी और वर्तमुखी, ए आ ई ए आई। कैसे? वर्तमुखी मतलब सिर्फ आप वर्तमुखी देख लें कि जिनमें ओठों की आकृति जो है गोल हो जाती है। आगे चलिए, ये आप देख लें, सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ हैं। ये केवल इतना ही आपके लिए काफ़ी है। और व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं सामान्यतः। स्पर्श व्यंजन मैंने आपको बता दिया, कैसे मैं तक, जिनके उच्चारण में हवा जो है किसी न किसी उच्चारण अंग से स्पर्श करते हुए निकलती है, स्पर्श व्यंजन। कैसे मैं तक। अनुनासिक, जो 5 ध्वनियाँ हैं, पंचम वर्ण, इनको अनुनासिक बोलते हैं।
शुरू में अंग, य, अण, न और मैं। अंतस्थ मैंने बता दिया, य रलवे, उष्म, श, स, है, श तालव्य श मूर्धन्य षटकोण वाला जिसको बोलते हैं, सपेरे वाला या सुरेंद्र वाला स, और है। उत्तिक्षिप्त व्यंजन पेपर में ये आता है दोस्तों। ये आपने इसको इस प्रश्न को यहीं कर लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें हर हाल में परीक्षा में आता है। उत्तिक्षिप्त, उत्तिक्षिप्त मैंने बताया था अभी, दो ध्वनियाँ अड़े और ढ, जिसके नीचे बिंदी लगी हुई है, ओ ढ। तो संयुक्त व्यंजन ये हमने कर लिया, संयुक्त व्यंजन हमने कर लिया दोस्तों, उष्म व्यंजन हमने कर लिया, उत्तिक्षिप्त व्यंजन हमने कर लिया, कोमल तालव्य। इसमें इतना डिटेल में यदि किसी ने डिटेल में पढ़ना है तो वो पढ़ ले। मैं आपको सीधा सा एक बता देता हूं जो आपकी परीक्षा में आता है, वर्तस्य रे। रे जो व्यंजन है वो वर्तस्य व्यंजन है, अर्थात मसूडे और ऊपरी जीभ और ऊपरी मसूडे से बोला जाता है रे रे। जब ये रे का उच्चारण करते हैं तो रे जो ऊपर की तरफ दोनों जीभ हमारी मुड़ जाती है और हवा जो है ऊपर वाले मसूडे से बड़ी तेजी से टकराती है, इसलिए इसको वर्तस्य कहते हैं, मसूडे वाला व्यंजन कहते हैं। अब जो मैंने आपको करवाना वो ये है, उच्चारण स्थान पेपर में 2 प्रश्न आते हैं आपको, चाहे किसी भी वर्ग में आए, किसी भी परीक्षा में, किसी प्रकार की परीक्षा हो जिसमें हिंदी आती है उसमें 2 प्रश्न आते हैं। और मैं आपको आज इतनी आसान ट्रिक से इनको याद करवा देता हूँ, फिर आप कभी इनको पूरी लाइफ कभी नहीं भूलेंगे। कैसे? ये कुछ शब्द हैं, आप इन शब्दों को याद कर लें, बस इन पढ़ने में थोड़ा एक बार आपको दिक्कत लगेगी, लेकिन फिर आप हमेशा के लिए आपके माइंड में स्थायी हो जाएगा। कैसे? मैं आपको उच्चारण करके दिखाता हूँ एक बार ताकि आपको समझ आ जाए। अकु विसर्गनाम कंठ्य है, इचु यशानाम तालव्य है, ऋटु रसानाम मूर्धन्य है, लरी तुलसानाम दंत्य है, उपवनाम ओष्ठ है। दोबारा फिर रिपीट कर लें एक बार ताकि आपको उच्चारण में सुविधा रहे। अकुह विसर्गनाम कंठ्य है, इचु यशानाम तालव्य है, ऋटु रसानाम मूर्धन्य है, लरी तुलसानाम दंत्य है, उपवनाम ओष्ठ है। ऐसे जब आप इनको एक बार 2-3 बार रिपीट कर लेंगे तो आप हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। अब मैं याद करने का तरीका बताता हूं आपको। अकुह विसर्गनाम कैसे याद रहेगा? देखो, सबसे पहला वर्ग कौन सा है? कै, तो कै वर्ग में है अकुह विसर्गनाम। ए आ, ऐसे मतलब ए आ, ये लिखिए मैंने। कैसे मतलब पूरा कै वर्ग, कै खे गे घे गे। और विसर्ग, विसर्ग ध्वनियां है भी आया है इसमें, और विसर्ग ध्वनियां, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? अकुह विसर्गनाम कंठ्य। यानी कि इस शब्द में जितने वर्ण आए उनका उच्चारण स्थान कंठ्य होगा। नेक्स्ट देखिए, इचु यशानाम तालव्य। इचु, ई का मतलब ई और ई, च का मतलब च वर्ग पूरा, च छ ज झ, और ये मैंने लिखा है, ये हो गया, श हो गया। तो इन सब का उच्चारण स्थान ये वाला स, इसलिए मैंने बोला था आपको ध्यान हो पहले कि तालव्य से, तो इचु यशानाम तालव्य। नेक्स्ट है ऋटु रसानाम मूर्धन्य। तो री ट वर्ग, ट ठ रे और से, तो इनका उच्चारण स्थान, नाम मैंने सुविधा के लिए और लय के लिए इसमें लगा दिया, नाम शब्द का कोई इसमें आधार नहीं है। ऋटु रसानाम मूर्धन्य। तुलसा नाम, अब इनको याद कैसे, सीरीज में आपको कैसे, इस सीरीज में कैसे याद करें हम? सीरीज में आपको याद नहीं करना। देखो, पहले में कै वर्ग है, अकु विसर्गनाम, फिर च है, इचु यशानाम, फिर ट है, ऋटु रसानाम, फिर लय त है, त वर्ग, ट के बाद त वर्ग तुलसा नाम, फिर पै वर्ग है उपवनाम। उपवनाम में ऊ और पै वर्ग और वह। तो अब ये तो हो गए सारे। अब इसमें बचे कितने? सिर्फ स्वर बच गए। कौन कौन से? ए आई ओ औ, उनके उच्चारण स्थान उनके भी आपने याद नहीं करने, वो भी हमने आपने पहले कर चुके हैं। कैसे? ए देखो दोस्तों, ए जमा ई से बनता है। देखो कैसे, नर जमा ईस, रे, नर का आखिरी रे, ए और ई, ए बना नरे, नरेश हो गया ना, नर जमा ईस, तो मतलब ए और ई से ए बनता है, ए और ई से ए बनता है। ए का उच्चारण स्थान आपने कर लिया कंठ, और ई का उच्चारण स्थान भी आपने कर लिया तालु, तो कंठ तालव्य ए का उच्चारण स्थान। अब ए का कंठ तालव्य है तो आई का भी कंठ तालव्य है। अब ओ और औ, ओ का उच्चारण स्थान भी आपने कर लिया, क्योंकि ओ जो है ए और ऊ से बनता है, तो ए का उच्चारण स्थान कंठ है, ओ का उच्चारण स्थान, ओ का उच्चारण स्थान, ऊ का उच्चारण स्थान ये आपने कर लिया ओष्ठ है, तो इसका उच्चारण स्थान
कंठोष्ठ होगा। तो इस प्रकार से आप इन 5 शब्दों को याद कर ले, पूरी लाइफ कभी भी आप उच्चारण स्थान नहीं भूलेंगे। अब है घोष और सघोष। घोष और अघोष स्वतंत्र के आधार पर दोस्तों अघोष व्यंजन जो हैं कि हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। अघोष कौन से होते हैं? हर वर्ग का पहला और दूसरा। और ये रे कै ख च ट त प, कै ख च छ ट ठ प फ, सिर्फ अघोष याद कर लें, सघोष खुद याद हो जाएंगे, सघोष याद करने की जरूरत नहीं। सिर्फ आपने दिमाग में 2 बार 3 बार ये रटना है कि अघोष क्या होते हैं? हर वर्ग का पहला दूसरा। अघोष कौन से होते हैं? हर वर्ग का पहला दूसरा। सघोष के बारे में सोचो ही नहीं, अघोष हर वर्ग का पहला दूसरा, बस। अब अलप प्राण, ये है सांस के आधार पर, भाई किस में कितनी भारी सांस लगती है। अलप प्राण और महाप्राण, इसमें भी आपने याद कुछ नहीं करना है। वैसे मैंने लिख दिया है इसमें अलप प्राण हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ महाप्राण याद रखने हैं। अलप प्राण को भूल जाओ, अलप प्राण महाप्राण की फॉर्म ही भूल जाओ। महाप्राण कौन से होते हैं? देख लो दोस्तों, मैंने बता दिया, ख के एच से ख बनता है, यानी कि अंग्रेजी में जिन जो एच लगने से बनते हैं, के एच से ख बनता है, ये महाप्राण है। घ जी एच से घ बनता है, ये महाप्राण है। छ सी एच एच से बनता है, ये महाप्राण है। झ जे एच से बनता है, ठ टी एच से बनता है, ड डी एच से बनता है, ठ टी एच से बनता है। समझ रहे हो ना? तो ये सारे महाप्राण हैं। तो इसलिए आपने कॉन्सेप्ट क्या याद रखना? महाप्राण का कॉन्सेप्ट याद रखना है, तो आपको सारे याद। तो अब क्या हुआ? उच्चारण स्थान मैंने आपको करवा दिए, अलप प्राण और महाप्राण मैंने आपको करवा, घोष और सघोष याद करवा दिए। आपने याद क्या करना है? सिर्फ अघोष, सघोष नहीं। अघोष क्या? हर वर्ग का पहला और दूसरा। हर वर्ग का पहला दूसरा अघोष है, तो बाकी सारे सघोष हैं। अलप प्राण महाप्राण, जिसमें जी एच लगता है वो महाप्राण है, बाकी सारे अलप प्राण हैं। तो ये था दोस्तों चैप्टर, आपका थोड़ा लंबा हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब आप इसको समझें, ये 2 बार यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये चैप्टर ऐसे लगेगा जैसे जादू की तरह से हो गया हो। तो दोस्तों यदि आपको ये मेरा चैप्टर अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएँ, ताकि मेरी मेहनत सफल हो। थैंक यू।